So in this lecture, we are going to talk about the classification of airspace, and this is very important. ये बहुत important topic है because at least you can expect two questions. ठीक है, दो क्वेश्चन आना ही आना है आपके डीजीसी एग्जाम में, पक्का दो क्वेश्चन आता है ये, मतलब मिनिमम एक तो आएगा ही, मैक्सिमम दो तीन आप मान सकते हो क्वेश्चन। और ये होता है ना, फ्री का नंबर होता है कि ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस हम समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वो समझने वाली बात है, ये टेबल के थ्रू हम समझेंगे। बट उससे पहले हम कुछ और देखते हैं। और क्या देखते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि यार एयर स्पेस होता क्या है और एयर स्पेस का क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, ये भी तो समझना ज़रूरी है। एयर स्पेस क्या होता है, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, एकदम सिंपल इंग्लिश में, अभी पहले ऐसे ही समझाता हूँ, फिर एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि एयर स्पेस ना एक इनविजिबल जोन है। ठीक है, और ये मेरा होता है अबव ग्राउंड, जहां पे एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो एयर स्पेस होता है वो कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है, ताकि हमारा जो फ्लाइट है, फ्लाइट एक्सपीरियंस सेफ हो सके और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहे, हैप हजार्ड मैनर में ना हो। यही तो होता है ना, सिंपल है ये, एयर स्पेस का यही काम होता है। अब यार ऐसे समझो कि एक एयर स्पेस, देखो यार, एक तो ये समझ लो कि हमारा जो गार्जियन है ना, गार्जियन ऑफ आर एयर स्पेस, वो कौन है, वो हमारा एयरफोर्स है। ठीक है, वही करता धरता है, वही बचा रहा है। आज अगर मैं अपने घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, अगर आज आप अपने घर में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन एयरफोर्स हर जगह तैनात है। ठीक है, सो ये बात थी। अब एक्चुअली में देखते हैं कि एयर स्पेस है क्या। ये तो डेफिनेशन हम लोग ने देखा। देखो, एयर स्पेस ना एक पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर है, अ पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये जो पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ कंट्री अबव इट्स टेरिटरी। अब ऐसे समझो कि अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और इसके ऊपर का जो हवा है या इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर है, वो तो भारत के अंदर ही आएगा ना, वो तो जुरिस्डिक्शन भारत का ही लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर है वो यूज़ किया जाता है मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए। ये समझो ना, सिंपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल में समझाऊं, ये क्या है, तो ये हमारा एक स्काई वर्जन ऑफ हाईवे। जैसे हमारा हाईवे होता है ना, रोड पे चल, मतलब रोड पे गाड़ी भगाते हो आप हाईवे में, वैसे ही हमारा एयर स्पेस भी होता है, एयरवे भी होता है। बट ये जो होता है एयर स्पेस, हम कह सकते हैं स्काई वर्जन ऑफ हाईवे। और ये जो हाईवे है, अगर वो 3D वर्जन में मैं आपको दे दूं, तो वो हमारा एयर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, एक चीज़ और समझो, मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके रोड्स होते हैं। कैसे, कुछ आपका, आपके हाईवेज हो जाते हैं, मतलब एनएच हो जाते हैं, नेशनल हाईवेज हो जाते हैं। कुछ आपके रोड्स हो जाते हैं, जो मेन रोड हम जिनको कहते हैं। कुछ आपके लेन्स हो जाएंगे, कुछ आपके गली हो जाएंगे, होते हैं ना। जैसे ये सब डिवाइडेड है ना, आपके ब्रॉड रोड्स डिवाइडेड है, हाईवे में, रोड्स में, लेन्स में, गलीज में। और यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट ट्रैफिक रूल फॉलो होता है ना। वैसे ही आपका काइंड ऑफ समझो कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है, वैसे ही आपका एयर स्पेस भी
क्लासिफिकेशन, एयर स्पेस की भी क्लासिफिकेशन है और वहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक रूल फॉलो होता है। अभी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस समझेंगे ना तो समझेंगे डिफरेंट ट्रैफिक रूल क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे समझो स्काई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस में डिवाइडेड है, जैसे आपके रोड्स डिवाइडेड है ना, हाईवे, रोड्स, लेन्स, गली, वैसे ही एयर स्पेस की भी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस इज इम्पॉर्टेंट। ये भी तो दिमाग में आना चाहिए ना, ये ज़रूरी क्यों है। तो इसका रीज़न समझो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके सेफ्टी के लिए। देखो, सेफ्टी के लिए क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस जब आप करते हो तो आप क्या करते हो ना, ट्रैफिक रूल्स को भी डिवाइड कर देते हो कि अगर आप ए में ट्रैवल कर रहे हो या बी में ट्रैवल कर रही हो तो ये पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर लागू होगा। और ये जब रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हैं तो हम मिड एयर कोलिजन अवॉइड कर देते हैं। ओके, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है, अल्टीमेटली जो फाइनल सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो पायलट की होती है। हाउएवर एटीसी का भी रोल रहता है बहुत बड़ा। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन हम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये डिफाइन करता है कि पायलट को कब, व्हेन एंड वेयर कम्युनिकेट करना है या एकदम ज़रूरी से बात ही करना है एटीसी से। ठीक है, और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है। ये हो गया। तीसरा हो जाता है फ्लाइट रूल के लिए। अब आपको पता है कि दो टाइप के हमारे फ्लाइट्स होते हैं, एक होता है आईएफआर फ्लाइट, एक होता है वीएफआर फ्लाइट, होता है ना। और दोनों का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, अलग अलग है। तो क्लासिफिकेशन अलाउ करता है कि जो मतलब राइट रूल आप कहाँ पे लगा रहे हो, आईएफआर फ्लाइट कहाँ पे जा रहा है, वीएफआर फ्लाइट कहाँ पे जा रहा है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्यों करते हैं, फिर हम करते हैं इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। अब आप ऐसे समझो कि जो बिजी एयर स्पेसेस है, बिजी एयर स्पेसेस क्या हो गए, इसका एग्जांपल हो गया, सपोज करो लार्ज एयरपोर्ट हो गया, मतलब नियर टू लार्ज एयरपोर्ट, नियर लार्ज एयरपोर्ट्स हो गए। ये तो आपके बिजी एयर स्पेस है क्योंकि लगातार फ्लाइट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, अराइव हो रहे हैं, डिपार्च हो रहे हैं, लैंड हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल होना चाहिए ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नीडेड। वहीं आप समझो कि आप कोई एक रिमोट एरिया में आ गए, कोई भी एक रिमोट एरिया, रिमोट एरिया का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक विलेज एरिया पे आप आ गए, सपोज करो कोई गांव देहात की एरिया में आप आ गए। ठीक है, वहां पे इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं चाहिए होगा ना, वहां पे लेस कंट्रोल इज नीडेड। ठीक है, तो ये भी समझने वाली बात थी। दूसरा एक चीज इसीलिए भी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए कैसे, कि ये हेल्प करता है क्लासिफिकेशन एटीसी को मैनेज करने में, हेल्प्स एटीसी टू मैनेज थाउजेंड ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, विदाउट डिले, कंफ्यूजन। ठीक है, अगर आप एफिशिएंटली काम ही नहीं करोगे तो आप टाइम पे डिपार्चर, टाइम पे टेक ऑफ, टाइम पे लैंडिंग, टाइम पे अप्रोच कैसे करोगे। आपके कारण पूरा जो रिदमिक स्ट्रक्चर है एयर स्पेस का वो बिगड़ जाएगा ना। तो क्लासीफाई इसीलिए भी तो करना ज़रूरी है। ठीक है, पायलट जो होता है ना वो यूज़ करता है एयर स्पेस क्लासिफिकेशन फ्लाइट के समय में, ताकि वो चूज़ कर सके, क्या चूज़ कर सके, कि कहाँ से वो सेफली फ्लाई कर सकता है, मतलब कौन सा ऐसा सही रूट होगा, कौन सा ऐसा लीगल रूट होगा, कौन सा ऐसा एफिशिएंट रूट होगा। ठीक है, तो नेविगेशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस।
ओके, तो अब ये समझ में आ गया हो तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस भी समझते हैं, और इसका ना बेसिकली हम लोग ट्रिक भी समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। जब एंड हो जाएगा ना वीडियो में तो बताएंगे आपको कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखते हैं। अब पहले, सबसे पहले ये जो हेडर है ना, इनका मतलब समझ लेते हैं, उसके बिना मुश्किल हो जाएगा। जो कॉलम हेडर है, कॉलम हेडर क्या हो गया? दीज आर कॉलम हेडर, इसको हम कॉलम हेडर्स बोलते हैं। क्या? ये जो क्लासेस है, ये जो ईटीसी क्लियरेंस है, रूल, सर्विस, सेपरेशन, एफआईएस, पहले इसका मतलब समझते हैं एक एक करके, तो जाके हमें मतलब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं। तो कॉलम हेडर में सबसे पहले था क्लास। ठीक है, तो आपको पता है एयर स्पेस को हम बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किए। तो वही है कि ये एयर स्पेस का क्लासेस बताता है कि एयर स्पेस को आप डिवाइड किए हो तो कितने टाइप में डिवाइड किए। तो वो बताता है ए से लेके जी तक हमने डिवाइड किया, मतलब ABCDEFG। ठीक है, जो रूल्स है वो क्या है? अब रूल्स में क्या बताता है कि कौन सा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, टाइप्स ऑफ फ्लाइट, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं, टाइप्स ऑफ फ्लाइट अलाउड है। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब IFR फ्लाइट अलाउड है या VFR फ्लाइट अलाउड। अब IFR और VFR का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है पुराना वीडियो लेक्चर में जाके आप देख लो, मैंने वहाँ पे समझाया है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स एंड विजुअल फ्लाइट रूल। ठीक है, कौन सा रूल लगता है, कौन सा फ्लाइट अलाउड है यहाँ पे। फिर क्या आता है? फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है कि कौन सा काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल जैसे ATC प्रोवाइडेड है, FIS प्रोवाइडेड है, या कुछ और प्रोवाइडेड है। ठीक है, फिर आता है ATC क्लियरेंस। अब ये समझना अच्छे से, ये क्या होता है कि इज परमिशन फ्रॉम ATC रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग दिस एयर स्पेस। अगर आप कोई पर्टिकुलर एयर स्पेस में घुस रहे हो, अगर आप अगर मैं मान के चलता हूँ आप B एयर स्पेस में घुस रहे हो, तो क्या पर्टिकुलर उस एयर स्पेस में घुसने के लिए ATC का परमिशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये वो बताएगा। ठीक है, अभी मैं बस आपको हेडर बता रहा हूँ एक साथ, फिर मैं वहां भी जब बताऊंगा टेबल में तो भी एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर आता है सेपरेशन का बात। सेपरेशन क्या बताता है? सेपरेशन बताता है कि ATC को किस किस को सेपरेट करके रखना है। ठीक है, सो हु ATC केप्ट अपार्ट। एटीसी एटीसी ने किस किस को अलग अलग रखा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बिटवीन IFR हो, बिटवीन IFR फ्लाइट हो, बिटवीन VFR फ्लाइट हो, बिटवीन IFR VFR हो, बिटवीन VFR IFR हो, कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद आता है FIS। FIS का मतलब पता होगा, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड करता था? वेदर अपडेट्स या कोई और इम्पोर्टेंट जानकारी उससे रिलेटेड प्रोवाइड करता था। ठीक है, मतलब ये नॉन कंट्रोल्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रोवाइड करता था इंफॉर्मेशन, नॉन कंट्रोल सर्विसेज। या एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि आ, आप समझो वेदर अपडेट्स हो गया, फिर ट्रैफिक इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कोई अलर्ट एक्टिविटी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन वार्निंग हो गया, यही सब प्रोवाइड करता था। याद रखना, FIS डज नॉट गिव इंस्ट्रक्शन लाइक ATC। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि पायलट सेफ डिसीजन बना सके या दे सके, कर सके। पायलट को सेफ डिसीजन बनाने में हेल्प करता है, और ये ATC को अंडरमाइन कर ही नहीं सकता है। क्वेश्चन आता है, इस ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि क्या FIS ATC को अंडरमाइन कर सकता है? भाई बिना सोचे समझे बोल देना, नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है FIS। तो FIS क्या बताता है कि क्या जो एयर स्पेस में आप उड़ रहे हो वहां पे FIS प्रोवाइडेड है या नहीं है, और है तो किन किन को प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। उसके बाद आता है स्पीड लिमिट। अब स्पीड लिमिट क्या होता है?
मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, स्पीड लिमिट क्या है। तो यूजुअली मैं बता देता हूँ स्पीड लिमिट क्या है। यूजुअली जो स्पीड लिमिट होता है ना, वो 250 नॉट्स है, ठीक है। और ये जो 250 नॉट्स है, दिस इज बिलो 10,000 फीट, और बिलो 10,000 फीट फॉर VFR फ्लाइट्स, ठीक है। तो स्पीड लिमिट कितना है, 250 नॉट्स है। 250 नॉट्स कब है, जब 10,000 फीट के आप बिलो उड़ रहे हो, VFR फ्लाइट आप ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेडियो। रेडियो क्या बताता है ये ये हेडर क्या बताता है, ये बताता है कि क्या आप जिस एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हो वहां पे टू वे रेडियो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। रिक्वायर्ड और नॉट। टू वे कम्युनिकेशन समझ रहे हो ना, कि पायलट ATC से बात कर रहा है, ATC पायलट से बात कर रहा है, यही तो टू वे कम्युनिकेशन हुआ ना, ठीक है। उसके बाद आता है SVFR। अब SVFR मैंने अच्छे से बता दिया है, देख लेना, थंबनेल चेक कर लेना अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो SVFR यहाँ पे क्या बताएगा कि बेसिकली आपका जो स्पेशल VFR है वो अलाउड है या नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। VFR अलाउड अंडर स्पेशल कंडीशन इन कंट्रोल्ड एयर स्पेस। जब आपका VFR से हल्का सा विजिबिलिटी गया गुजरा है, बट फिर भी इतना है कि आप देख के उड़ा सकते हो, बट कंडीशन ये है आप कंट्रोल्ड एयर स्पेस में होने चाहिए, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम VFR अलाउड अंडर स्पेशल कंडीशन। कहाँ होता है, सिर्फ कंट्रोल्ड एयर स्पेस में। याद रखना, ये भूल मत जाना, मतलब एग्जाम में दे देगा कि भाई VFR थोड़ा सा आपको VFR से कम दिखाई पड़ रहा है, बट फिर भी दिखाई पड़ रहा है, और आप अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में, क्या SVFR अलाउ होगा, नहीं होगा। SVFR का सबसे पहला कंडीशन यही है कि कंट्रोल्ड एयर स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। सो SVFR हुआ। उसके बाद आता है लास्ट जो हमारा कॉलम था, वो था यूजेस। अब यूजेस क्या है, तो यूजेस बताता है वेयर दिस एयर स्पेस इज टिपिकली फाउंड, कि कहाँ ये एयर स्पेस मिलता है आपको। जैसे जैसे हो सकता है एयरवे में मिले, कंट्रोल जोन में मिले, कंट्रोल जोन, ओके, कंट्रोल जोन में मिले, या किसी और में, कहीं और पे, ठीक है। तो बेसिकली ये काम था इसका, ठीक है। अब हम वापस अपने टेबल पे चलते हैं और टेबल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सब बता दिया मैंने, क्लासेस बता दिया, रूल्स बता दिया, सर्विसेज बता दिया, ATC क्लियरेंस बता दिया, सेपरेशन बता दिया, FIS बता दिया, स्पीड लिमिट, रेडियो, SVFR यूज, मतलब इन सब का मतलब आपको बेसिकली बता, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लास ए आ जाता है। अच्छा, इंडिया में याद रखना है, इंडिया में शायद C से चालू होता है। इंडिया में A और B अवेलेबल नहीं है। इन इंडिया क्लास A and B स्पेस इज नॉट अवेलेबल। आप प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट में कि क्यों नहीं है, ठीक है। इंडिया में A और B क्यों नहीं है, इंडिया में C से क्यों है एयर स्पेस। अब ए देखते हैं। ए में अगर आप देखोगे तो ए में ना सिर्फ IFR फ्लाइट्स ही अलाउड है। देखो, सिर्फ IFR फ्लाइट अलाउ है। यहाँ जो सर्विस है आपको ATC सर्विसेज मिलेगा, सिर्फ ATC मिलेगा। FIS मतलब FIS का काम भी ATC ही कर दे रहा है। जो आपको वेदर अपडेट्स बताना है, जो आपको नेविगेशनल वार्निंग देना है, जो अलर्ट जारी करना है, वो सब ATC ही बताएगा। सब ATC बताएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको ATC क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड होगा। ATC क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। सेपरेशन किसके बीच है, IFR फ्लाइट जो सेपरेटेड होता है फ्रॉम ऑल अदर IFR। IFR से IFR सेपरेशन मतलब जितने भी IFR फ्लाइट है जो सिर्फ अपने कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उड़ा रहे हैं, उन सबके बीच में सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे FIS रिक्वायर्ड नहीं है, नो FIS इज रिक्वायर्ड,
ठीक है, स्पीड लिमिट, कोई स्पीड लिमिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आईएफआर में आप उड़ा रहे हो तो मान के चल रहा है कि 10,000 फीट से ऊपर ही उड़ा रहे हैं, तो यहाँ ये 250 नॉट्स वाला लिमिटेशन तो लग नहीं रहा है। ठीक है, रेडियो में मैं बताया था टू वे कम्युनिकेशन, तो टू वे कम्युनिकेशन यस इट इज़ रिक्वायर्ड इंडीड। SVFR, हाँ भाई कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, ATC आ गया ना, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यूजेस, यूजेस आप खुद से देख लो यार, यूजेस में ऐसा कुछ ऐसा समझाने वाला चीज़ नहीं है, मैं बस SVFR तक ही बताऊंगा। और यूजेस एग्जाम में तो यार नहीं पूछा है, अब पूछने लगे तो मुझे पता नहीं, बट हाँ स्पीड लिमिट, रेडियो, ये तो पूछते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है सेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। SVFR तो आप ऐसे ही समझ लोगे, जो अनकंट्रोल, मतलब याद रख लो EFG, SVFR में याद रख लो EFG। ठीक है, मैं अभी स्टेटमेंट वाइज भी बताऊंगा SVFR कहाँ पे नहीं है। सो देखो E में नहीं है, F में नहीं है, G में नहीं है, बाकी D में भी है, C में भी है, B में भी है, A भी है। मतलब SVFR कहाँ कहाँ है, ठीक है, अवेलेबल या परमिटेड, तो कहाँ है, ABCD। ठीक है, EFG में नहीं है, याद रख लेना, नॉट अवेलेबल EFG। ओके, तो ये हुआ। अब बी में आते हैं, पहले एक बार समझेंगे फिर हम लोग इसका ट्रिक भी समझेंगे। अब बी में क्या हो जाता है, बी में देखो IFR भी अलाउड है, VFR भी अलाउड है ना एकदम। अब जो ATC सर्विसेज है वो IFR वाले फ्लाइट को भी मिल रहा है, VFR वाले फ्लाइट को भी मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है ना। ATC क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड है, दोनों में आपको ATC क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेपरेशन किसको किसको मिल रहा है, तो देखो IFR जो फ्लाइट है दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर IFR फ्लाइट। ये IFR हाइफन IFR का मतलब क्या हो गया कि आपके जो आपका जो IFR फ्लाइट है उसको सेपरेट किया जा रहा है बाकी सारे IFR फ्लाइट से। ओके, अच्छा अगर ये आपके दिमाग में है कि इसका मतलब क्या होता है कि IFR फ्लाइट आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर IFR फ्लाइट, तो इसका मतलब होता है कि ATC रिस्पॉन्सिबल है ये श्योर, मेक श्योर करने के लिए कि जो आपका एयरक्राफ्ट, जो आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है IFR रूल्स के अकॉर्डिंग, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अदर IFR फ्लाइट जो फ्लाई कर रहे हैं उनके क्लोज में ना आ जाए, कोलिजन रिस्क में ना आए। ठीक है, सो ATC कीप्स ऑल IFR एयरक्राफ्ट एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, इसका मतलब यही होता है सेपरेशन का। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, IFR फ्लाइट जो है वो ऑल अदर IFR फ्लाइट से सेपरेटेड है। उसके बाद यहाँ पे जो IFR फ्लाइट है वो ऑल अदर VFR फ्लाइट से भी सेपरेटेड है। ठीक है, VFR फ्लाइट जो है वो जितने भी IFR फ्लाइट है उनसे सेपरेटेड है, और VFR जो फ्लाइट है वो VFR फ्लाइट से भी सेपरेटेड है। ठीक है, इसको बस ऐसे ही याद कर लो। देखो पहले वाले में क्या किया हमने, IFR में सेपरेशन था, इसमें सारा सेपरेशन आ गया, इसमें IFR से सेपरेटेड, IFR VFR से सेपरेटेड, VFR IFR से, VFR VFR से। ठीक है, तो ट्रिक क्या याद रखना है, पहले में आपको याद रखना है IFR से IFR सेपरेटेड, दूसरे में क्या है IFR से IFR सेपरेटेड, IFR से VFR सेपरेटेड, VFR से IFR सेपरेटेड, और VFR से VFR सेपरेटेड। ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे VFR और IFR दोनों फ्लाइट परमिटेड है तो सेपरेशन भी सब में लगेगा। ठीक है, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बनेंगे, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे भी कोई आपका FIS रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ATC ही सारा सर्विसेज आपको दे रहा है, स्पीड लिमिट भी नहीं है, रेडियो कम्युनिकेशन यस, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए भाई, ऑफ कोर्स चाहिए, SVFR भी अलाउड है। ठीक है, अब आता है C का बात। अब देखो यहाँ पे देखो, A में सिर्फ IFR अलाउड था, ATC सर्विस था, B में IFR भी अलाउ है, VFR भी अलाउड है, C में क्या है ना, IFR VFR दोनों अलाउड है, B में मेरा ATC IFR को ही मिल रहा था, VFR को ही मिल रहा था, C में IFR को ATC तो मिलेगा ही, VFR में ATC के साथ FIS भी मिलेगा। ये बस ये ट्रिक याद रखते जाना कि पहले वाले में सिर्फ ATC था और IFR था, दूसरे वाले में IFR VFR दोनों को ATC मिल रहा था, C वाले में IFR को तो ATC मिल रहा है, VFR को भी एक बार ATC मिल रहा है, बट FIS भी मिल रहा है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस एक एक करके आप याद रख लोगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
हमेशा क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस ना कंपैरिजन में याद रखो कि ए के कंपैरिजन में बी का क्या है, बी के कंपैरिजन में सी का क्या है, सी के कंपैरिजन में डी का क्या है, तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। इंडिविजुअली याद करने जाओगे नहीं याद होगा, फिर कंफ्यूज होगे, फिर आप पटकाओगे। देखो यहाँ पे क्या है, सी अगर हम देखें तो सी में मेरा आई एफ आर वी एफ आर दोनों अलाउड है। हाँ जी, आई एफ आर में मेरे को एटीसी सर्विसेज मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है, मतलब दोनों को मिल रहा है, यानी आई एफ आर से आई एफ आर जो सेपरेशन है उसमें भी एटीसी सर्विस है, आई एफ आर से वी एफ आर सेपरेशन है उसमें भी एटीसी सर्विस है ना, है ना। वी एफ आर में आपको एटीसी भी मिल रहा है, एफ आई एस भी मिल रहा है। अब एटीसी से जो एटीसी के कारण जो सेपरेशन मिल रहा है वो वी एफ आर से आई एफ आर के लिए मिल रहा है, एफ आई एस में आपको वी एफ आर टू वी एफ आर मिल रहा है। ओके, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, इसको मैं क्या करूँ, ऐसा क्लीन करते हैं तो समझ में आएगा। हाँ जी, देखो मेरे भाई, यहाँ पे चीज समझो क्या हो रहा है। सी में आपको आई एफ आर मिल रहा है। अब आई एफ आर में भी आपको पता है कि दो टाइप का सेपरेशन हो जाता है, एक आई एफ आर से आई एफ आर, एक आई एफ आर से वी एफ आर, आई एफ सॉरी आई एफ आर से वी एफ आर। अब ये मत बोलना कि भैया यहाँ पे वी एफ आर से आई एफ आर, भाई आई एफ आर से सेपरेशन आपको दिलवाना है तो आई एफ आर से रिलेटेड होगा ना, आई एफ आर से आई एफ आर एक हो सकता है, दूसरा आई एफ आर से आई एफ आर तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर ही आपने कर दिया, तो दूसरा आई एफ आर से वी एफ आर होगा। ठीक है, अब तीसरा मतलब फिर एक तो आपका रूल्स आई एफ आर था, एक रूल था वी एफ आर। अब देखो वी एफ आर में एक में तो सेपरेशन आपको एटीसी से मिल ही रहा है, वो क्या सेपरेशन, वो है वी एफ आर से आई एफ आर। यहाँ पे इस चीज का आपको सेपरेशन मिल रहा है, बट जो वी एफ आर से वी एफ आर का है वहां पे आपको एटीसी नहीं मिल रहा है, वहां पे आपको एफ आई एस मिल रहा है। ये वो बोलना चाह रहे हैं कि वी एफ आर में भी आपका एटीसी और एफ आई एस दोनों है, बट एटीसी का सेपरेशन किस में मिल रहा है, वी एफ आर से आई एफ आर वाले में। हमेशा याद रखना वी एफ आर से आई एफ आर मतलब अगर अगर वी एफ आर टू वी एफ आर आ गया ना तो वहां पे आपको सेपरेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट अगर कभी भी आई एफ आर का जिक्र हो गया सेपरेशन में या आई एफ आर का जिक्र आ गया तो वहां पे आपको एटीसी सर्विस मिलेगा ही। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो, देखो यहां पे वी एफ आर आई एफ आर का जिक्र आ गया है, देखो देखो, तो यहाँ पे एफ आई एस मिल गया, यहाँ पे आई एफ आर का जिक्र आ गया, यहाँ पे एफ आई एस मिल गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मिल गया। जहाँ पे सिर्फ आई एफ आर 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 है वहाँ पे देखो एटीसी क्लियरेंस पूरा मिल रहा है, पूरा सेपरेशन एटीसी ले रहा है, बाकी हर जगह आपका एफ आई एस मिल रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा रब करके इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो अभी मैंने समझा ही दिया आपको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है एफ आई एस किसको मिल रहा है, वी एफ आर से वी एफ आर को मिल रहा है। यहाँ पे स्पीड लिमिट लग जाएगा, देखो इसमें स्पीड लिमिट नहीं लगेगा, ये आई एफ आर वाले में स्पीड लिमिट नहीं लगेगा, आई एफ आर टू आई एफ आर आई एफ आर टू वी एफ आर में स्पीड लिमिट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एटीसी सर्विसेज मिल रहा है, इन लोगों को मिल रहा है ना एटीसी सर्विसेज, यहाँ तक तो एटीसी सर्विसेज मिल ही रहा है, तो इनको स्पीड लिमिट नहीं लगेगा। हाउएवर जो आपका स्पीड लिमिट है वो आपका नीचे में लग जाएगा, मतलब यहाँ पे स्पीड लिमिट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ आई एस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट लग जाएगा, दोनों में लग जाएगा। रेडियो टू वे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, एस वी एफ आर यस चाहिए। अच्छा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मतलब मेरे अटेम्प्ट में तो आया था यार स्पीड लिमिट का, कि जो आपका स्पीड लिमिट होता है, ठीक है, वो कौन सा स्पीड लिमिट होता है इसमें, क्या वो इंडिकेटेड एयर स्पीड होता है, या वो कैलिब्रेटेड एयर स्पीड होता है, या वो टैस होता है, ट्रू एयर स्पीड होता है। तो याद रखना हमेशा इसमें इंडिकेटेड एयर स्पीड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डीजीसीए का है, वन ऑफ द फेवरेट है, पूछता है। ठीक है, इंडिकेटेड एयर स्पीड होता है। चलो अब डी देख लो,
डी में क्या है, डी में भी IFR SVFR अलाउड है, सॉरी IFR VFR अलाउड है, SVFR नहीं। पहले वाले में क्या आ गया, ATC सेम सी के जैसा। दूसरे वाले में क्या आ गया, ATC FIS आ गया, सेम सी के जैसा। तो भाई इसमें अंतर क्या आया, देखो इसमें अंतर कहाँ पे आएगा, सेपरेशन में आएगा। डी में आपको सी में सेपरेशन IFR में IFR से IFR का मिल रहा था, IFR से VFR का मिल रहा था, बट डी में आपको सेपरेशन सिर्फ IFR से IFR का मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे VFR से रिलेटेड जो भी है सब FIS में आ जाएगा। ट्रिक ऐसे ही याद करो, पहले वाले में VFR में कोई भी FIS, पहले वाले में VFR तो है ही नहीं, दूसरे वाले में बी में भी VFR का कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब FIS वाला सेपरेशन नहीं है। सी में VFR का सेपरेशन आता है बट IFR के साथ नहीं आता है, VFR से VFR के साथ आता है। डी में VFR जितना भी है सबको FIS मिल रहा है। देखो IFR का तो सेपरेशन मिल ही रहा है, FIS किसको मिल रहा है, जितने भी VFR हो गए सबको मिल रहा है ना। तो ये ट्रिक से याद रखना, ठीक है। तो डी में क्या है, IFR VFR दोनों अलाउड है। सर्विसेज किसको मिल रहा है, ATC मिल रहा है, और जो ATC मिल रहा है उसमें सेपरेशन किसको है, सिर्फ IFR को है। डी में क्या है, जो VFR मिल रहा है उसमें ATC और FIS है, इसमें सेपरेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि जितना भी है सब VFR ही आएगा। VFR से IFR, VFR से VFR और IFR से VFR, तो इन सबको FIS मिलेगा, ठीक है। स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट कितना है वही मैं बताया, इंडिकेटेड एयर स्पीड 250 नॉट्स बिलो 10,000 फीट ना, यही होता है, ठीक है। और SVFR भी अलाउड है। एयर स्पेस देख लो, यहाँ पे भी IFR VFR अलाउड है। अब देखो यहाँ पे ATC था दोनों, नीचे में ATC FIS था, ई में क्या हो गया ना, अब ATC FIS आ जाएगा। ATC FIS आ गया ना, पहले ऊपर में देखो IFR में ATC था, अब यहाँ पे ATC और FIS दोनों आ गया। ATC क्लियरेंस कैसे इसमें रिक्वायर्ड होगा, बट सेपरेशन किसको मिलेगा, सिर्फ IFR को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो FIS मिलेगा IFR VFR को मिलेगा, एज फार एज प्रैक्टिकल, ओके। VFR में FIS मिलेगा, दोनों को FIS मिलेगा, ठीक है। ATC अब FIS मिल रहा है तो ATC क्लियरेंस नहीं है, सेपरेशन भी नहीं है। FIS तो अभी आपको बताया दोनों को मिल रहा है, मतलब VFR से IFR, VFR से VFR। स्पीड लिमिट हाँ जी लगा हुआ है। रेडियो कम्युनिकेशन ये IFR वाले तक में मिलेगा, रेडियो कम्युनिकेशन 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन है, बट VFR में 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन नहीं है। अब 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ पायलट ATC से बात कर पा रहा है, ये समझ लो। इसका मतलब ये नहीं है कि पायलट ATC से बात कर रहा है, ATC पायलट से बात नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि यार दोनों आपस में रेगुलर टॉक में नहीं है, जरूरत पड़ेगा ATC भी बात करेगा इससे, बट ऐसा नहीं है कि दोनों होल्ड पे लगा हुआ है और बात चल रहा है, ठीक है। वैसा सिस्टम नहीं है, जब बात करना चाहे बात कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ATC से डायरेक्ट 2 वे कम्युनिकेशन है इसका, क्योंकि FIS है यहाँ पे, ठीक है। ओके, SVFR यहाँ पे अलाउड नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। EFG याद रख लेना, नहीं है। अब FNG एयर स्पेस आता है। FNG एयर स्पेस मेरा कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो IFR VFR दोनों अलाउड है, बट जो IFR है इसको एडवाइजरी FIS मिलता है, याद रखना ये चीज़। मतलब F का खासियत ये है, F एयर स्पेस का खासियत ये है कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो आपका जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग IFR फ्लाइट्स है ना, सबको ATC एडवाइजरी सर्विस मिलता है, ठीक है, याद रखना, ओके। तो ये समझ में आने वाली चीज़ थी। अब ये समझ में आ गया हो तो ये देख लो, ATC क्लियरेंस यहाँ पे नन है, सेपरेशन क्या है, IFR से IFR है। FIS सबको मिलेगा, यहाँ पे जितने हैं सबको ही मिलेगा। स्पीड लिमिट यस लगा हुआ है, स्पीड लिमिट एक्चुअली आपका C से ही लग जाता है, जैसे ही एक FIS आएगा स्पीड लिमिट नीचे लगता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन, हाँ जी रेडियो कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडवाइजरी स्पेस है, एडवाइजरी सर्विस है ATC, तो वहाँ पे चाहिए। हाउएवर जो दूसरा FIS नीचे आएगा उसमें नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जी क्या हो गया, IFR VFR दोनों अलाउ है, यहाँ पे आपको ATC सर्विस नहीं मिलता है, FIS मिलता है, ATC क्लियरेंस नहीं रिक्वायर्ड है।
सेपरेशन अलाउ ही नहीं है क्योंकि FIS वाला सीन है। FIS सबको मिलता है, स्पीड लिमिटेशन लगा हुआ है। रेडियो मिलता है IFR वाले को, VFR को टू रेडियो कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, SVFR नहीं अलाउड है। ठीक है, तो ये टोटल सीन था इसमें। अब कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है DGC एग्जाम्स के लिए। देखो भाई, कुछ कुछ स्टेटमेंट है, इसको याद रखना भाई, हटेगा कैसे। हाँ। सबसे पहले तो C से लेके G तक में, ठीक है, एयर स्पेस में FIS सर्विसेज इंक्लूडेड है, FIS सर्विसेज है। दूसरा, स्पीड में अभी आपको बताया हूँ कि स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम जो होता है 250 नॉट्स का होता है। इंडिकेटेड एयर स्पीड बिलो फ्लाइट लेवल 100, मतलब 2 जीरो और लगा दोगे तो 10,000 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, एयर स्पेस स्पीड लिमिट कहाँ लगता है, स्पीड लिमिट जो आपका लगता है, ये जो लिमिट लगा हुआ है वो एयर स्पेस C से लेके G तक लगा हुआ है। और C में भी याद रखना, C में भी सिर्फ VFR में लगा, IFR में कहाँ था। ठीक है, चेक कर लो आप, IFR में नहीं था। ठीक है, याद रखना, एयर स्पेस A से लेके D तक को हम जनरली कंसिडर करते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड एयर स्पेस कहते हैं। और जो E से लेके G तक होता है ना, उसको हम जनरली अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये सब पॉइंट्स मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इससे भी एग्जाम में आता है। तो फिर आपको पूरा टेबल नहीं भी याद हो या उस समय भूल गए हो तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि अगर एयरक्राफ्ट कोई एक FIR से, अब आपको पता है FIR बहुत सारा होता है, मैं बताया था ना, कोलकाता FIR होता है, चेन्नई FIR होता है। तो अगर एक FIR से कोई दूसरा FIR जा रहा है, अनदर FIR वो जा रहा है, तो इस प्रोसेस में ये जो FIR का चेंज हुआ है ना, इस प्रोसेस में उसको ATS को इन्फॉर्म करना, ATS यूनिट को या ATC सर्विसेज को इन्फॉर्म, रिलेवेंट जो भी देख रहा है FIR, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है एट लीस्ट, ये याद रखना, एट लीस्ट, अरे एट लीस्ट 10 मिनट्स बिफोर एंटरिंग न्यू FIR। ठीक है, न्यू FIS, न्यू FIR जो भी बोलो। उसके बाद एक पॉइंट ये भी याद रखना कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है, मतलब आप पैसेंजर कैरी करके जा रहे हो, तो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर से, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 नॉटिकल माइल, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, कम से कम, ठीक है, कम से कम 15 नॉटिकल माइल दूर फ्लाई करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर से कम 15 नॉटिकल माइल दूर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और कुछ पॉइंट F के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जितने भी IFR फ्लाइट होते हैं सब ATC एडवाइजरी रिसीव करते हैं। ठीक है, G ही एकमात्र ऐसा है जिसमें IFR VFR सबको पर, मतलब सबको FIS मिल रहा है, सबको ही FIS मिल रहा है। ठीक है, G में भी है और F में भी है, दोनों में। ओके, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है तो बता देते हैं। अच्छा, ये भी देख लो यार ट्रिक, देखो ATC सर्विस किन किन को प्रोवाइडेड है। सो ATC सर्विसेज किन किन को प्रोवाइडेड है वो मैं बता रहा हूँ। तो किन को प्रोवाइडेड, जितने भी IFR फ्लाइट्स है जो कि ABCD एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं, उन सब को ATC सर्विसेज मिलेगी। जितने भी VFR फ्लाइट्स है, पूरा सुनना,
अभी मत, पूरा सुनना, जितने भी वीएफआर फ्लाइट है जो कि बी सी डी में है उन सबको भी एटीसी सर्विसेज मिलेगा। जितने भी स्पेशल वीएफआर है, अब यार स्पेशल वीएफआर का तो आपको कंडीशन ही पता है कि वो कंट्रोल्ड एरोड्रोम में ही होते हैं, कंट्रोल्ड एयर स्पेस में ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्पेशल वीएफआर है उन सबको भी एटीसी सर्विसेज मिलेगा, स्पेशल वीएफआर फ्लाइट। प्लस जितने भी ट्रैफिक है, टू एवरी ट्रैफिक इन कंट्रोल्ड एयर स्पेस, अब जितने भी कंट्रोल्ड एयर स्पेस है उन सबको भी एटीसी सर्विसेज मिलेगा। कंट्रोल्ड एयर स्पेस का मतलब ही वही होता है जहाँ पे एटीसी सर्विसेज प्रोवाइडेड हो। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हो। अब मैं बता रहा हूँ उसको याद रखने का तरीका क्या है। यार देखो, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है, ये जो टेबल है मैं मानता हूँ अगर आप माथा पकड़ के बैठे हो, ये जेन्युइनली बहुत कंफ्यूजिंग है ये टेबल। बट टेबल याद रखने का कुछ ट्रिक समझो। एक बार में पूरा टेबल याद मत करो। सबसे पहले याद क्या करो, सबसे पहले ई एफ जी याद करके ख़त्म करो, या सबसे पहले एफ एंड जी याद करो। मैं बता रहा हूँ, एकदम ट्रिक बता रहा हूँ। ई एफ जी याद करो क्योंकि अनकंट्रोल्ड है ना, अनकंट्रोल्ड है ई से जी, तो पहले इसको याद करके ख़त्म करो। एफ के बारे में याद रखना, एडवाइजरी एयर स्पेस वाला, इसमें जो पॉइंट था। ई एफ जी याद करके ख़त्म किया। और हमेशा कंपैरिजन में लर्न करो, मतलब इंडिविजुअली लर्न करने जाओगे दिक्कत होगा। देखो टेबल में कि ऐसा क्या चेंजेस हो रहा है ई से एफ में, एफ से जी में। ठीक है, वो याद करो। उसके बाद ए याद करो, बी याद करो, सी याद करो। ए में तो आईफार है, ठीक है, बी में आईफार वीएफआर है, सी में क्या है, सी में भी आपका आईफार वीएफआर है, बट एफआईएस सिर्फ वीएफआर को मिल रहा है। तो देखो, ए बी सी याद करो, ये कंट्रोल्ड का ही पार्ट है। और इसमें अंतर देखो कि इसमें चेंजेस क्या रहे, क्योंकि इसमें आपको बहुत विजिबल चेंजेस दिखेंगे। ए में तो सिर्फ आपका आईफार था, बी में आईफार वीएफआर था, सी में आईफार वीएफआर था, बट यहाँ पे एक एफआईएस आ गया वीएफआर। ठीक है, तो जब ये याद कर लोगे तो देखो 6 तो आपको याद हो गए ना। उसके बाद बचा क्या आपका, डी बचा सिर्फ। ठीक है, अब डी को आप रटोफाई कर लो या कुछ भी कर लो, ऐसे याद करो। आप मेरी बात मानो यार, मैंने भी ऐसे याद किया और एकदम बाय हार्ट आपको याद हो जाएगा। जब ये कर लोगे ना तो एक्टिव लर्निंग करो। एक्टिव लर्निंग कैसे करो, या सब कॉन्शियस लर्निंग बोल लेते हैं उसको, सब कॉन्शियस लर्निंग कैसे करो। बैठ बैठ के सोचो कि आपने क्या पढ़ा था, और हो सके तो उसको 2 से 3 बार ना लिख लो, अपने से लिख लो, और चेक करो कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो कॉलम में। ऐसे ही कॉलम बना के चेक करो कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, उसको दोबारा लिखो। ये गिन के लगातार, ज़्यादा दिन नहीं, बस 3 दिन करना है आपको। 3 दिन कर लो ये, 2 से 3 बार लिखना है 3 दिन, मतलब टोटल कितना, टोटल आपको मैं मान के चल रहा हूँ 6 से 9 बार लिखना है, और उसी में याद हो जाएगा। ये कर लेना। दिक्कत क्या होता है ना, जब रेक्स में 68 नंबर आता है ना, या 66 नंबर आता है ना, और जब आप 2-4 नंबर से फेल हो जाते हो ना, 2-4 नंबर मतलब एक क्वेश्चन, अगर 68 आया तो आप एक क्वेश्चन से फेल हो गए, और 66 आया तो 2 क्वेश्चन से फेल हो गए। जब 1-2 क्वेश्चन से फेल हो जाते हो ना, तो उस समय लगता है कि हाँ यार 2-3 दिन ना, 2-3 बार मेरे को लिख लेना चाहिए था। तो ये काम मत करना, ये ज़्यादा बुरा लगता है। ये जो एक नंबर, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से फेल होने पे ज़्यादा बुरा लगता है। और जब आता हुआ क्वेश्चन आपको पता चलेगा ना आप गलती करके एग्जाम में आ गए हो, तो टूट जाओगे अंदर से। सो ये मत करना। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका बेसिकली होगा एटीएस रूट डेजिग्नेटर के ऊपर, इंडिया में कौन सा रूट है, एटिस के ऊपर, और सेपरेशन मेथड्स एंड मिनिमम, मतलब लैटरल सेपरेशन, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन के ऊपर होगा।